नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 9 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। 9 दिसंबर है आज। और देखिए न्यूज़ क्या है। ये लोग ट्रंप को कभी भी विश्व शांति पुरस्कार लेने नहीं देंगे। शांति का जो ऑस्कर होता है, फिर से युद्ध शुरू हो गया है। जिस थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता करवाया था, पीस डील करवाया था, फिर से वो दोनों लड़ पड़े हैं। कारण फिर से वही सीमा विवाद और ज़मीन को लेकर के जो विवाद था, उसी के बीच में कल जो है थाईलैंड ने कंबोडिया के कुछ आर्मी के ठिकानों पर फिर से एयर स्ट्राइक किया है। तो एक तनाव उत्पन्न हो गया है भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में। ये भारत है, भारत की इस तरफ जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जिसमें आसियान हम कहते हैं, यहाँ पर एक संगठन है, उसी आसियान के दोनों मेंबर हैं कंबोडिया और थाईलैंड। तो इनके बीच में तनाव उत्पन्न हो गया है। आने वाले वीडियोज में हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप को इनको सुलझाने आना पड़ेगा। अगर उन्हें वाकई शांति का जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, अगर वो उन्हें चाहिए तो फिर से उनको सुलझाना पड़ेगा। इस न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन आज का सबसे प्रमुख न्यूज़ है, उनमें से एक है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत डिटेल द हिंदू में वाई इंडिया नीड्स न्यूरो टेक्नोलॉजी, इस चीज़ को लेकर के बहुत डिटेल आर्टिकल आया हुआ है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक इंडिगो का इशू को लेकर के डीजीसीए एक बॉडी चर्चा में है, और उसके साथ साथ पायलट के लिए क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। हेडलाइन की हम लोग बात करें तो कल मैंने आपको बताया था कि वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, उसकी 185 वर्षगांठ पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें आरोप प्रतिरोप लगाए गए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ें बोली, उसके बाद से प्रियंका गांधी जी ने उस तरफ से जवाब दिया। तो ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं। इससे सवाल अगर पूछा जाएगा तो वंदे मातरम की इशू से ही पूछा जाएगा, जो मैंने आपको कल के वीडियो में डिटेल में पढ़ा दिया था। एक और चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये जो आप पढ़ते हैं यहाँ से बीपीएससी मेंस में हर दूसरे साल एक आध सवाल पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को बताइए। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन किन कारणों से हुआ, उसमें साहित्यिक कारण अलग से पूछ सकता है। तो उसी साहित्यिक कारण में साहित्य यानी कि लिटरेचर ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया भारत में राष्ट्रवाद के उदय में, किन किन लिटरेचर का योगदान रहा, तो उसमें सबसे प्रमुख रूप से नाम आता है आनंद मठ का, जिससे यह गीत लिया गया है। वंदे मातरम के शुरुआत के 2 छंद लिए गए हैं, इसका कंप्लीट छंद नहीं लिया गया है, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे शब्द भी हैं जिसको माना जाता है कि संवैधानिक भावनाओं के उतना सटीक नहीं बैठता है। फिर भी बहुत ही अच्छा गीत है, कभी मौका मिले तो पूरा पढ़ के देखिएगा, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंगाल में राष्ट्रवादी साहित्य में सबसे प्रमुख रूप से माना जाता है। उनकी कई सारी किताबें हैं, जैसे कि आनंद मठ है, जैसे कि देवी चौधरानी इत्यादि तरह के बहुत सारे उपन्यास उनके द्वारा लिखे गए हैं। आनंद मठ की अगर मैं बात करूं तो आनंद मठ में जिससे ये गीत लिया गया है, उसमें उन्होंने 2 चीज़ों की बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है। एक है बंगाल का अकाल, और इस अकाल का कारण जो है वो किस चीज़ को मानते हैं, तो वहाँ पर 2 चीज़ों को मानते हैं। एक मानते हैं मुस्लिम शासन, जो जफर का शासन है, मुगल और बंगाल के नवाब का जो मिश्रित शासन है, उसको कारण मानते हैं। और दूसरा ईसाई शासन जो शब्द यूज करते हैं अंग्रेज, तो 2 कारण मानते हैं वो, एक अंग्रेजी सरकार और एक मुस्लिम शासन। ये स्पष्ट उनकी किताब में जो उस भाषा में वर्णित है वही भाषा बस आपको मैं बता रहा हूँ। इसको बंगाल का अकाल का कारण मानते, जिसमें 1 करोड़ लोगों के मारे जाने का संदेह व्यक्त किया गया था। ऐसी स्थिति हो गई थी कि इंसान जो है वो पेड़ पत्ते खाने लग गए थे, पेड़ की डालियां तोड़कर खाने लग गए। तो अंततः इंसानों को खाने लग गए थे। घर का कोई बूढ़ा आदमी मर जाता था तो उसको खा लेते थे लोग, क्योंकि इस तरह के अकाल पड़े थे। अन्न का एक दाना कहीं पर भी मौजूद नहीं था। तो इस अकाल की वर्णन उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से किया है। 1770 का यह कालखंड है, 1770 का कालखंड है। बंगाल में ब्रिटिश शासन शुरुआत होने को ही है, और यहाँ पर जो वहाँ के नवाब थे उनका भी शासन चल ही रहा है। अर्थात द्वैध शासन का यह दौर है, जिसमें यहाँ पर भीषण अकाल पड़ता है। और इसी के दौरान बंगाल में मौजूद अलग अलग जो मठ है उसके सन्यासी जो है यहाँ पर विद्रोह करते हैं। ये हिंदू सन्यासी हैं जो विद्रोह करते हैं कि हमें इस शासन सत्ता को उखाड़ करके फेंक देना है और उसके जगह पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करना, जहाँ पर कम से कम अन्न जो है वो मिल सके खाने को। तो यही पूरा इशू है जो आपको समझना चाहिए, जहाँ से सवाल बन सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं आज का पहला टॉपिक कौन सा है जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। न्यूरो टेक्नोलॉजी, बहुत डिटेल आर्टिकल है।
और वहाँ से मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछेगा आपसे, और प्रीलिम में भी पूछ सकता है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है, हाल के दौरान चर्चा में रहा है, उसके बारे में सत्य कथन की पहचान करें। देखिए क्या है आज का सबसे बड़ा टॉपिक। यही टॉपिक है जो द हिंदू में आपको डिटेल एक्सप्लेन में मिलेगा। कृपया इसको एक बार पढ़ें जरूर, अगर आपको समय मिलता है तो। बाकी इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो तो मैं आपको यहाँ पर करवा ही रहा हूँ। न्यूरो का मतलब क्या होता है, अगर सामान्य भाषा में कहें हम लोग तो नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स कह सकते हैं। न्यूरॉन्स कह सकते हैं जो मानव के मस्तिष्क का, नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक जो इकाई होती है उसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क में जो संवाद होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज के माध्यम से होता है हमारे मस्तिष्क में संवाद। तो उसी इम्पल्सेज को हम बाहरी सेंसर लगा करके अगर किसी बाहरी आउटपुट डिवाइस पर शो करें तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि मस्तिष्क में किस प्रकार के संकेत उत्पन्न हो रहे हैं और उसका क्या मायने बनता है। यही जो साइंस है इसी को कहा जाता है न्यूरो साइंस, न्यूरो तकनीक। ये तकनीक ये है जिसमें मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को, इलेक्ट्रिकल जो हमारे दिमाग में इम्पल्सेज उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम लोग एक आउटपुट डिवाइस के माध्यम से बाहर शो करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ें चल रही हैं उसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। ये किन के लिए हो सकता है? ऐसे मरीज जो बोल नहीं सकते हैं, जो हाथ पैर नहीं हिला सकते हैं, उनके मस्तिष्क से डायरेक्ट संवाद हम स्थापित कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है न्यूरो तकनीक। बहुत ही एडवांस तकनीक है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में, और पूरे दुनिया में इसका मार्केट जो है बहुत तेज़ी गति से बूम कर रहा है और हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। न केवल मेडिकल बल्कि एजुकेशन, डिफेंस, हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। इसी कारण से इतना डिटेल इसमें आर्टिकल आया है कि उभरती हुई विज्ञान और इंजीनियरिंग की शाखा है। विज्ञान का एप्लीकेशन होता है इंजीनियरिंग, विज्ञान का उपयोग जहाँ पर होता है उसी को इंजीनियरिंग कहा जाता है। मानव तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, विशेष रूप से मस्तिष्क, ब्रेन के साथ इंटरफेस करने वाली तकनीक पर केंद्रित है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आउटपुट डिवाइस कोई भी ले लीजिए, अभी जो आपको ये वीडियो जिस पर दिख रहा है वो स्क्रीन आउटपुट है, ठीक है। अब आपके मस्तिष्क को अगर उस स्क्रीन से किसी भी प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाए तो आपका क्या होगा? मस्तिष्क में इम्पल्सेस जो चल रहे हैं उसके आधार पर आज के समय में बहुत आसानी से गेस किया जा सकता है कि क्या सोच रहा है ये व्यक्ति, क्या इसको नीड है, कैसा ये महसूस कर रहा है। इन सभी बातों को हम एक स्क्रीन के माध्यम से, एक आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, एक इंटरफेस के माध्यम से हम लोग उसको दिखा सकते हैं। ओके, यह तकनीक मस्तिष्क के विद्युत संकेत सिग्नल्स को पढ़ने, व्याख्या करने और नियंत्रित करने का माध्यम प्रदान करती है जो चिकित्सा, सैन्य, शिक्षा और दैनिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। ऐसे व्यक्ति जो पार्किंसन जैसे रोग, लकवा जैसे रोग से प्रभावित होते हैं उनके लिए यह तकनीक बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से जो उनको तकलीफ़ें हैं उसको हम आसानी से डिकोड कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को अभी किस चीज़ की आवश्यकता है। यह न्यूरॉन्स, मस्तिष्क विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग का मिक्सर है। बायोलॉजी से हम लोग क्या लेंगे? मेडिकल से तो न्यूरो साइंस, मस्तिष्क विज्ञान जिसको कहा जाता है। उसके अलावा एआई जो भाई हमें प्राप्त हो रहा है इम्पल्सेज, उसको डिकोड करने का काम कौन करे? तो एआई के द्वारा किया जा सकता है। बायो इंजीनियरिंग जिसमें बायो के साथ साथ इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होता है, और कंप्यूटिंग, गणना, इन सभी का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जिसको मिलकर के एक न्यूरो तकनीक बनता है। ये शब्दावली उपयोग करना है, और हमेशा ही बीपीएससी यूपीएससी के इतिहास होता है वो प्रीलिम मेंस में जो नई तकनीक आने वाली है उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। प्रीलिम में स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है आपसे, यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की उसमें ही पूछ सकता है, अगले साल 72 देना है उसमें भी पूछ सकता है। ओके, तो ये क्या हो गया? इन चारों का कॉम्बिनेशन हो गया। मेंस एग्जामिनेशन में आपको ये शब्दावली उपयोग करना पड़ेगा। इधर लिखिए क्या, इधर बीच में लिखिए न्यूरो टेक्नोलॉजी, और उसके बाद से चारों तरफ इसके बना दीजिए। इन चार चीज़ों से मिलकर के बनता है। कौन कौन सा हो गया? तो न्यूरो साइंस यानी कि जो मस्तिष्क विज्ञान होता है, दूसरा हो गया एआई, तीसरा हो गया बायो कंप्यूटिंग, चौथा क्या हो गया? चौथा बायो इंजीनियरिंग, चौथा हो गया क्या? कंप्यूटिंग। तो ये चार मिलकर के न्यूरो टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसका उपयोग किया जाता है। ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पर डाला था जिससे आप समझ सकें कि न्यूरो तकनीक होता क्या है।
ये तमाम तरह के सेंसर्स लगे होते हैं बंधुओं। इस सेंसर के माध्यम से इनके मस्तिष्क के आउटपुट को शो किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिर एआई अपना काम करती है, उसको एनालाइज करके बताती है कि क्या चल रहा है आपके मस्तिष्क में। ओके, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मस्तिष्क के संकेतों को सीधे कंप्यूटर या मशीनों से जोड़ना। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पहला मुख्य घटक हो गया इसका। पहला क्या हो गया फैक्टर भाई, ब्रेन कंप्यूटर एक इंटरफेस होगा। जो ये आप देख रहे हैं ये इंटरफेस, ये पहला इक्विपमेंट हो गया। इसके अलावा क्या होगा भाई, न्यूरॉन्स, इम्प्लांट्स, मस्तिष्क या नसों में डाले जाने वाले इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो संकेत भेजने या प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये लकवा, पार्किंसन, डिप्रेशन जैसे रोग के उपचार में उपयोगी होते हैं, जहाँ पर मरीज जो है, जो व्यक्ति है, जो प्रभावित व्यक्ति है, वो अपने जो दिक्कत है उसके बारे में अगर बता नहीं पा रहा है तो उसके मस्तिष्क के इम्पल्सेस के माध्यम से हम जान सकते हैं कि क्या इसको दिक्कत आ रही है। तीसरा जो होगा वो नॉन इन्वेंसिव टूल्स कहा जाता है। सिर पर पहने जाने वाला हेडसेट होता है, जैसे ईसीजी मशीन, जो बिना सर्जरी के मस्तिष्क की गतिविधि को नापते हैं, इसको कहा जा रहा है। इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, फिर ये मस्तिष्क पर पहनने वाला हो गया। और अगला क्या है, न्यूरो इमेजिंग, मतलब fMRI, PET स्कैन जैसी तकनीकें होती है जो मस्तिष्क की गतिविधि को रियल टाइम में देखने में सहायता करती हैं कि आपके अभी इसी क्षण मस्तिष्क में क्या चल रहा है। उस सेंसर के माध्यम से हम उन सिग्नल का अध्ययन करेंगे, फिर हम उन सिग्नल को एनालाइज करेंगे, जिससे एक आउटपुट हमारे समक्ष आएगा। और वो आउटपुट क्या होगा कि क्या यह व्यक्ति सोच रहा है, क्या इसको नीड है, कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं, कौन सी दिक्कत आ रही हैं। अब तकनीक उस स्तर पर पहुंच गया है जहां पर आपके मन की जो चीज़ें हैं वो आसानी से देखी जा सकती हैं। अभी भी इस क्षेत्र में काम हो ही रहा है। बहुत मानव मस्तिष्क को समझना दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होती है मानव मस्तिष्क की, और उसके अध्ययन में भी हम 2% भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जिस दिन और ज़्यादा सफल होंगे उस दिन बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। न्यूरो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या होते हैं, एप्लीकेशन इसके क्या होते हैं। पहला क्या हो गया, मेडिकल के फील्ड में, जैसे कि लकवा से प्रभावित लोग होते हैं, चलने में मदद करते हैं, जैसे रोबोटिक आर्म्स, उनके जो आर्म्स हैं वो रोबोटिक लगाए जा सकते हैं आसानी से, और मस्तिष्क की मदद से उस रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है। उनका हाथ खुद से काम नहीं करेगा, उस हाथ के ऊपर में हम एक ऐसा मशीन लगा देंगे जो मस्तिष्क सिग्नल के हिसाब से वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक हाथ को बिहेव करना चाहिए। 2025 तक BCI ने ALS, एम्पियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस रोगियों के संचार उपचार उपकरण विकसित किए हैं, और इस प्रकार के कई सारे लोगों का इलाज किया गया है। BBC साइंसेज में देखिएगा, उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ मरीज जो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाते थे, न्यूरो तकनीक के माध्यम से वो व्हील चेयर से उठ पाते हैं और अपने मस्तिष्क के द्वारा सारे इक्विपमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं। सैन्य व सुरक्षा, सैनिकों के थकान मॉनिटरिंग, टेलीपैथिक संचार, अमेरिका और चीन में इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी गहन तरीके से काम हो रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में इसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा और उत्पादकता, मस्तिष्क प्रशिक्षण ऐप, ऐसे ऐप जो मस्तिष्क द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाए, एकाग्रता को बढ़ाते हैं। न्यूरो फीडबैक से ADHD या डिप्रेशन का उपचार भी संभव है, जो आजकल शहरों की बीमारी है डिप्रेशन। ग्रामीण एरिया में पता नहीं चलता है, होते तो कई सारे मरीज ग्रामीण एरिया में भी होते होंगे, लेकिन वहाँ पर हम उन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं, जबकि उसका वास्तविक तौर पर इलाज होता है। बहुत सारे व्यक्ति जीवन भर रहते हैं इस डिप्रेशन में, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है। डिप्रेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसका भी यहाँ पर उपचार इसके द्वारा संभव होता है। एथिक्स व चुनौतियाँ, गोपनीयता, मस्तिष्क डेटा चोरी, ये क्या है भाई, चैलेंजेज हैं कि भाई क्या क्या चैलेंजेज हो सकते हैं इसके द्वारा। तो पहला तो ये है कि मस्तिष्क की डेटा चोरी या किसी व्यक्ति के बिना उसकी अनुमति लिए भी उसके मस्तिष्क के इम्पल्सेस की जांच करके उसके बारे में काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं क्या हुआ कि आप इच्छा न होते हुए भी आपसे बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। असमानता केवल अमीर वर्गों के लिए, और नैतिक मुद्दे भी हैं जिसके कारण से इसमें कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछेगा। अब इसी का जो अगला हिस्सा है वो है भारत के बारे में, कि भारत में किस प्रकार से इस पर काम हो रहा है और क्या यह जो काम है भारत के लिए न्यूरो साइंस में, न्यूरो टेक्नोलॉजी में, वो वाकई अभी हमारे उस स्तर तक पहुंच पाए हैं जहां पर हमारे प्रतिद्वंदी देश जैसे चीन, USA या UK वगैरह पहुंचे हैं।
तो आईआईटी कानपुर और आईआईसी बेंगलोर जैसे संस्थान बीसीआई पर शोध कर रहे हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर शोध कर रहे हैं। 2025 तक ये स्टार्टअप, जैसे कि ये अलग अलग नाम है कुछ स्टार्टअप के विकसित हुए हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। क्या इन स्टार्टअप के नाम को उपयोग करें? हाँ, अगर एग्जाम में अगर आपका सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका यूज कर सकते हैं। सरकार का डिजिटल हेल्थ मिशन इसे बढ़ावा दे रहा है। 2030 तक $1 बिलियन बाजार बनने की इसकी संभावना है। लेकिन देश के बड़े बड़े शोध संस्थान जो हैं उस क्षेत्र में अभी प्राथमिक स्तर पर ही काम कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमने अभी इसमें हासिल नहीं की है। जहाँ तक न्यूज़पेपर में आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। कैसे लाभान्वित हो सकता है भारत? तो भारत जो है अनेक क्षेत्रों में इस पर काम कर सकता है, जैसे कि इकोनॉमी के क्षेत्र में, मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में और बहुत सारे दिव्यांग व्यक्तियों के इलाज के क्षेत्र में इसका काम हो सकता है। डिफेंस में इसका काम हो सकता है, सेना में काम हो सकता है। इसके अलावा मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसका उपयोग प्रमुख रूप से भारत में भी किया जा सकता है। ओके, भारत में अच्छे खासे मरीज हैं पार्किंसन के, डिप्रेशन के, एएलएस के, स्पाइनल इंजरी के या फिर नर्व सिस्टम से जुड़े हुए बहुत सारे मरीज हैं जिनके लिए भारत को इस तकनीक की आवश्यकता है और कई सारे लोगों का जीवन सुगम हो सकता है इससे। अब जो इसमें आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पहला तो पूछेगा कि न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है, दूसरा पूछेगा कि ये किस प्रकार से काम करता है, इसके घटक क्या क्या है। तो शुरुआत में मैंने आपको 4 घटक बताए इसके कि कौन कौन से हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भारत को किन क्षेत्रों में यह लाभ प्रदान कर सकता है, तो उसकी चर्चा की है मैंने अभी। अब इससे आप इससे पूछ सकता है भाई इसके चैलेंजेस क्या क्या है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स को लिखिए। तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स लिखने पड़ सकते हैं। जैसे कि पहला चैलेंज मैंने ऊपर भी चर्चा किया था, वो क्या है? नैतिक चिंताएं हैं कि भाई डेटा गोपनीयता, सहमति के बिना भी आपसे डेटा निकाला जा सकता है। न्यूरो राइट्स, मस्तिष्क डेटा का अधिकार किसका होगा? जिसने उस डेटा को निकाला है उसका होगा या जिस व्यक्ति का डेटा है उसको हो सकता है। सैन्य उपयोग में सुपर सोल्जर का खतरा है, इससे सुपर सोल्जर बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके समक्ष, नैतिक चैलेंज में है ये सब, ठीक है। फिर तकनीक के स्तर पर सिग्नल एकरूपता की कमी है, बैटरी लाइफ और लागत इसकी बहुत ज़्यादा है, तकनीकी स्तर पर जटिल है, इस तकनीक को बनाना काफ़ी जटिल है और यह लागत इसकी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण से सभी तक इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। असमानता ये क्रिएट करेगा कहीं न कहीं। नियामक क्या है? आईसीएमआर और सीडीएसक्यू को बीसीआई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। भारत सरकार भी जल्द ही इसका गाइडलाइन बनाएगी क्योंकि आवश्यक हो गया। इस प्रकार की तकनीक जब भी डेवलप होती है तो सरकार को उसके गाइडलाइन बनाने पड़ते हैं। जैसे पिछले महीने ही सरकार ने एआई गाइडलाइन जारी किया है जिससे आपके इंटरव्यू में सवाल आप मान करके चलिए पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और 71 बीपीएससी मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। यूपीएससी प्रीलिम 2026 में एआई गाइडलाइन से सवाल आप मान करके चलिए कि पूछेगा ही पूछेगा। तो ये ऐसे टॉपिक हैं गाइडलाइन वगैरह जहाँ से सवाल आते हैं क्योंकि सरकार के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है FDTL टाइमलाइन, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन इसको कहा जाता है। मानदंड और भारत का विमानन का क्षेत्र जो है उसके बारे में हम लोग जरा सा अध्ययन करेंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिगो का इशू बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वहाँ से सवाल संभावित है आपके प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू सभी एग्जामिनेशन में। हुआ क्या था, सारा इशू आपको पता ही है। DGCA के द्वारा पिछले साल ही जनवरी के महीने में FDTL को लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन होना चाहिए। जो पायलट होते हैं उनका काम बहुत सेंसिटिव होता है, भले वो रेल के पायलट हों या विमान के पायलट हों। विमान के पायलट का और भी सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि हाईली कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है टेक ऑफ एंड लैंडिंग के समय में और उसी समय सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं विमानों की होती हैं। तो अगर उनको वाकई पूरा आराम नहीं मिलेगा, उनको पूरा कंप्लीट स्लीपिंग आवर नहीं मिलेगा तो वह सही से विमान का परिचालन नहीं कर पाएंगे और इससे यात्रियों के जीवन पर खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए दुनिया भर के तमाम देश जो हैं अपने यहाँ पर जो पायलट होते हैं उनके लिए कुछ दिशा निर्देश बनाते हैं, कंपनियों के लिए दिशा निर्देश बनाते हैं और उसका पालन भी करवाते हैं। लेकिन भारत में बनाया गया लेकिन पालन करने की बारी आई तो इस कंपनी ने इस तरह के हरकत किए हैं। इसके चलते लागू होने से हजारों यात्री फंस गए। इसके चलते नागर विमान महानिदेशालय को इसको अस्थायी रूप से छूट देना पड़ा, FDTL से अस्थायी रूप से छूट देना पड़ा उस कंपनी को, इंडिगो को भी छूट देना पड़ा क्योंकि सारे के सारे विमान उसके ग्राउंड हो गए
और उसके कारण से हज़ारों यात्री इस सीज़न में, जहाँ पर बहुत सारे शादी विवाह इत्यादि चीज़ें होती हैं, उस सीज़न में एयरपोर्ट जब भरा हुआ रहता है फंस गए। जरा इसको देखेंगे कि यह नियम क्या है, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है। FDTL नियम नगर विमानन महानिदेशालय DGCA द्वारा जारी सुरक्षा नियम निर्धारित करते हैं। पायलट कितने समय तक ड्यूटी पर रह सकते हैं, वे कितने घंटे उड़ान भर सकते हैं, कितनी रात में लैंडिंग की अनुमति है और उन्हें न्यूनतम विश्राम कितने समय का लेना अनिवार्य है। ये उनसे इसी चीज़ को लेकर के यह गाइडलाइन DGCA के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये नियम पायलट की थकान को रोकने, मानवीय त्रुटियों को कम करने, विमान की सुरक्षा बनाने के लिए यह बेहद ज़रूरी नियम है। अगर इतना ज़रूरी है तो वापस क्यों लिया गया, और इतना ज़रूरी है तो उस कंपनी को क्या पनिश किया जाएगा सरकार के सेफ्टी नियम को वापस करवाने के लिए, है ना। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय विमानन मानकों के अनुरूप ही ये नियम बनाए गए, क्योंकि सभी देश दुनिया में जो हैं उन सभी के पास इस प्रकार के नियम होते ही हैं। नए FDTL नियम क्या है? साप्ताहिक आराम बढ़ाया गया है। पायलटों का लगातार 48 घंटे का आराम लेना अनिवार्य है, जो पहले 36 घंटे था। अब 48 घंटे का लगातार आराम उनके लिए आवश्यक किया गया है, क्योंकि जेट चलाने के दौरान बहुत ज़्यादा थकान होती है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। रात में लैंडिंग की सीमा, पायलट अब केवल 2 रात की लैंडिंग कर सकते हैं, जो पहले 6 थी। एक वीक में 2 रात थी वो पायलट लैंडिंग करेंगे, बाकी पहले 6 बार रात में वो लैंडिंग कर सकते थे। तो ये नियम भी यहाँ पर बनाया गया है। लगातार 2 रात्रि ड्यूटी से अधिक की अनुमति नहीं दी गई है। 2 लगातार दिनों में नाइट ड्यूटी से ज़्यादा उनकी ड्यूटी नहीं होगी, जिससे मस्तिष्क पर प्रभाव ना पड़े। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका सही नींद ना लेना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके पर्सनैलिटी पर। सही नींद नहीं लेने के कारण से उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कम उम्र में आप बुढ़ापा जैसा दिखने लग जाएगा, है ना। लगातार 2 रात्रि ड्यूटी से अधिक की अनुमति नहीं दी गई है। अनिवार्य रोस्टर समायोजन, एयरलाइनों के नए सीमा के अनुसार क्रू रोस्टर को पुनः डिजाइन करना पड़ेगा। पायलट के साथ साथ जो क्रू होता है उसका रोस्टर भी डिजाइन करना पड़ेगा। कौन सा क्रू कितनी देर आराम ले रहा है, कौन सा क्रू कितनी देर काम करेगा, इन सभी का पूरा रोस्टर तैयार करना पड़ेगा। त्रैमासिक थकान रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। एयरलाइन को नियमित रूप से थकान जोखिम रिपोर्ट DGCA को प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आपने इंडिगो का फ़्लाइट वगैरह से टिकट बुक किया होगा तो देखा होगा इंडिगो का फ़्लाइट या सभी कंपनियों का फ़्लाइट अक्सर सुबह में भी होते हैं, 6 बजे में होता है। तो उसके लिए कोई पायलट तो उठ के आया होगा ना रात को, 6 बजे फ़्लाइट है तो क्या उन्होंने नींद पूरी ली या नहीं ली, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। थकान हवाई यात्रा में एक प्रमुख संचालन जोखिम माना जाता है। विशेष रूप से सुबह जल्दी उड़ान और रात में लैंडिंग के दौरान थकान जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि सही से कंसंट्रेट अगर वो नहीं कर पाएंगे तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी कारण से ये नियम बनाया गया था। ओके, अब DGCA क्या है इसके बारे में प्रीलिम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसको कहा जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च नागरिक उड़ान और सुरक्षा नियामक संगठन है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो विमानन मंत्रालय है उसके अंतर्गत यह काम करता है। भारत में हवाई परिवहन सेवा, हवाई सुरक्षा, हवाई उड़ान योग्यता मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बनाने का, काम करने का, उसको मॉनिटर करने का सारी जिम्मेदारी DGCA की ही है। ICAO के समन्वय को विनियमित करने के लिए भी यह जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नागरिक उड्डयन संगठन है उसके साथ भी यही जुड़ा हुआ होता है भारत की तरफ से। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इस साल 2 बार यह चर्चा में रहा है। एक बार अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, याद है आपको, बहुत भीषण प्लेन क्रैश था वो, और एक अभी, इन दोनों समय में यह चर्चा में रहा है। अब आप यहाँ से सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। विमानन क्षेत्र से सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विमान दुर्घटनाओं संबंधित सवाल पूछ सकता है आपसे। भारत का विमानन क्षेत्र क्या है, क्या चुनौतियां हैं, क्या उसके समाधान है, क्या भविष्य है और कौन कौन से चैलेंजेज आ रहे हैं आज के दौर में, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। भूमिका, पहला विमानन सुरक्षा, विमान की सुरक्षा। दूसरा है लाइसेंसिंग प्राधिकरण, पायलट, विमान रखरखाव अभियंता, उड़ान अभियंता और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लाइसेंस यही जारी करता है। हवाई परिवहन सेवाओं को विनियमित करने का काम भी इसी का है। दुर्घटना जांच और रोकथाम के लिए भी यह काम करता है। तीसरा काम हो गया
पर्यावरणीय विनियम ICAO अनुबंध 16 के अनुसार विमान की ध्वनि इंजन के उत्सर्जन की निगरानी भी DGCA के द्वारा ही की जाती है। कानूनन और नीतिगत समर्थन भी यही करता है भाई। विमान नियम, नागरिक उड्डयन आवश्यकता इत्यादि सभी चीज़ों पर काम यही करता है, DGCA ही करता है। विमानन मंत्रालय के अंतर्गत यह बॉडी काम करती है और काफ़ी पावरफुल बॉडी मानी जाती है विमानों के क्षेत्र में। लेकिन इसके सारे पावर 2025 में खुल करके आ गए कि भाई क्या क्या करती है। भारत में स्थिति क्या है विमानन क्षेत्र की, अब यहाँ से सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अब इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। वैश्विक रैंकिंग, अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, डोमेस्टिक रूप से तीसरा। थर्ड आ गया, एक डेटा मिल गया आपको। बहुत सारे कारणों से शहरीकरण, पर्यटन, मध्यम वर्ग में परचेजिंग पावर बढ़ी है, विमान के सस्ते टिकट भी हुए हैं। इन सभी कारणों के कारण से यहाँ पर क्या है भाई, तीसरा डोमेस्टिक रूप से हम सबसे बड़े बाजार हैं। यात्री यातायात वृद्धि हुआ है, 1.1 बिलियन होने की आशा है 2040 तक। आर्थिक योगदान भी काफ़ी बढ़ा है। 2025 तक विमानन 7.7 मिलियन से अधिक नौकरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पैदा कर रहे थे। फ्लीट स्ट्रेंथ, भारत में इंडियन फ्लीट की हिस्सेदारी कुल वैश्विक बेड़े का लगभग में 2.5% है, यानी कि बहुत बड़े मात्रा में भारत में विमान भी अब कंपनियों के पास में मौजूद है। हवाई अड्डा का विस्तार हुआ है। 2014 में जहां पर 74 हवाई अड्डा था, 2025 में 163 हवाई अड्डा हो गया है और 2047 तक 350 से 400 हवाई अड्डा हमारे पास होंगे। इतनी बड़ी मात्रा में जब हवाई अड्डा होगा तो इसका परिचालन भी और भी बूम करने की ही आशा की जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी गति से बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों और PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है, इस पर आधारित विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय नागरिक उड्डयन विमानन के लिए कुछ नियम भी बनाए गए, जैसे 1953 में एक नियम बनाया गया था जिसको एयर कॉर्पोरेशन एक्ट कहा जाता है। इसमें 2 ही एयरलाइन थी, इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। इन्हीं दोनों को केवल विमान उड़ाने की अनुमति दी गई थी, प्राइवेटों को अनुमति नहीं दी गई थी भारत में। ओपन स्काई पॉलिसी लाया गया, उसके बाद से इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में आई। फिर भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 लाया गया। यह औपनिवेशिक युग के विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेता है। भारत के विमानन कानूनों को ICAO मानक और शिकागो कन्वेंशन के अनुरूप ही यह बनाता है, जिससे क्या हुआ, भारत में विमानन क्षेत्र में और भी ज़्यादा उदारता आई। उदारता के साथ साथ सेफ्टी भी आई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों को हम लोगों ने टच किया। ये भारतीय विमानन बाजार की वर्तमान की स्थिति है। क्या सब पढ़ा है अभी हमने, एक और टॉपिक पढ़ेंगे कल के वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा उसको। अर्थ समिट है जो अहमदाबाद में आयोजित किया गया है, अमित शाह जी ने उसमें भाग लिया था, उसको हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। फिलहाल इन 2 टॉपिकों को बहुत डिटेल पढ़ाया मैंने, इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि यहाँ से सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।